Hello everyone. Today we are starting paragraph is third of chapter third. देखिए अपन ने मेंडलिज्म देखा था और मेंडलिज्म के बाद में जो सक्सेसफुल होने के रीज़न क्या रहे हैं वो रीज़न पे अपन ने देखे थे और रीज़न में उन्होंने 7 जो करैक्टर्स लिए थे वो 7 करैक्टर्स भी अपन ने देखे थे, लेकिन वो डायग्राम के थ्रू आप में शो कर रहे हैं। देखना करैक्टर्स, फर्स्ट जो करैक्टर लिया था सेफ ऑफ सीड, और ये 2 टाइप के वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट कौन से होते हैं? डोमिनेंट जो फर्स्ट जनरेशन में अपने क्या करें, अपना इफेक्ट शो करते, वो तो होता है डोमिनेंट, और जो इफेक्ट शो नहीं कर पाया वो है रिसेसिव। ठीक है, तो शेप ऑफ सीड राउंडेड एंड रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड येलो एंड ग्रीन, कलर ऑफ फ्लावर वायलेट एंड वाइट, शेप ऑफ मैच्योर pods, inflated and constant। inflated मतलब चपटी, ठीक है, constant मतलब पिचकी हुई। कलर ऑफ immature pods green and yellow, position of flower axial and terminal, height of plant tall and dwarf। तो ये 7 जो करेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के वो हैं। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म की जो रीडिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके देने, रीडिस्कवरी पुनर्खोज करने वाले साइंटिस्ट और कौन है कि मेंडल क्या राइट है क्या, इस बात के लिए रीडिस्कवर किया था इन्होंने साइंटिस्ट ने। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल वर नेग्लेक्टेड फॉर अबाउट 35 years। The Hugo de Vries of Holland, Karl Lorenz of Germany, and Erich von Sarmatic of Austria rediscovered Mendel's laws in 1900 while working separately तरीके से। ये 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन? हुगो डी व्रीज, ये कहाँ के रहने वाले? हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस, और ऑस्ट्रिया के हैं एरिक वॉन सरमैक। इन्होंने मेंडल्स लॉज को डिस्कवर्ड किया था। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स। जेनेटिक टेक्निकोलॉजी, देखो जेनेटिक तरीके से अपन देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या दे रखी है। तो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं उनको समझने के लिए ये टेक्निकल टर्म नीचे समझाई गई है। फर्स्ट है जीन। The factor that controls a character is called gene. Johnson gave the name gene for factor used by Mendel। कि जीन जो शब्द है वो एक ही करैक्टर को जो कंट्रोल करता है उसको क्या बोला जाता है? जीन। जीन कौन सा फैक्टर है? एक फैक्टर है जो कि करेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जॉनसन गेव द नेम जीन फॉर फैक्टर यूज्ड बाय मेंडल। जो जीन शब्द जो यूज किया था वो दिया था जॉनसन ने, जबकि फैक्टर का यूज किया था मेंडल ने। तो मेंडल ने किसका यूज किया था? फैक्टर का, जबकि जीन के लिए दूसरा नेम, अदर नेम दिया था फैक्टर। किसने दिया था? मेंडल ने। और जॉनसन ने क्या दिया था? जॉनसन ने दिया था जीन। तो जीन शब्द देने वाले भी कौन है? जॉनसन। नेक्स्ट देखना, एलोमॉर्फ और एलील। सेकंड जो टर्म आती है वो एलोमॉर्फ एंड एलील। अल्टरनेटिव
alternative form of a gene which controls allele. Alternative form of a gene which controls any one character is called allomorph or allele. देखिए, जीन को कंट्रोल मतलब एक ही करेक्टर को और अल्टरनेटिव जो जीन है, जीन के फॉर्म में है, वो कंट्रोल करता है, होता है एलील. जैसे एग्जांपल, हाइट ऑफ द प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन विच हैज़ 2 एलील. कि हाइट ऑफ द प्लांट लिया जा रहा है किसको, करेक्टर कौन सा है, हाइट ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट की हाइट, और कंट्रोल किसके द्वारा, एक जीन के द्वारा, विच हैज़ 2 एलील. और एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं. दोनों एलील को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, वही क्या कहलाता है, एलील. मतलब एक ही जीन के 2 पार्ट यहाँ पे हैं, तो एलील. मतलब T फॉर कैपिटल, इन कैपिटल लेटर T it means tallness, and small t in meaning dwarfism. मतलब tallness मतलब लंबापन. इन कैपिटल लेटर T का मतलब है लंबापन, जबकि स्मॉल t का मतलब है बोनापन. तो ये लंबापन एंड बोनापन ये 2 एलील्स हैं, ठीक है. होमोजाइगस, व्हेन both alleles of a gene are similar, the condition is known as homozygous. Example, capital T और small t. कि when both allele of a gene, कि जब 2 एलील एक जीन को आर सिमिलर मतलब आपस में समानता रखते हैं, द कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस. तो मतलब क्या बता रहे हैं कि एक ही जीन, उसके दोनों जो एलील हैं वो सेम हो, मतलब टोलर है टोलर, तो होमोजाइगस है. एंड बोनापन लिए हुए हैं, ड्वार्फिज्म है, तो वो माना जाएगा, वो एलील भी क्या माना जाएगा, होमोजाइगस. तो एग्जांपल के तौर पे आप इन कैपिटल लेटर एलील एंड स्मॉल लेटर टी एलील. ओके. हेटेरोजाइगस, व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, कि जब 2 एलील एक ही जीन के 2 एलील डिसिमिलर हों, असमानता रखते हों, द कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस. वैसे तो देखो नाम से जो है हेटेरोजाइगस, मतलब एक ही जीन के 2 एलील डिसिमिलरिटीज रखते हों, उसको किस नाम से जाना जाता है, हेटेरोजाइगस के नाम से. तो एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों के कैरेक्टर हैं इसके अंदर, किस किस के, टॉलर एंड ड्वार्फिज्म के. फिनोटाइप, नेक्स्ट है फिनोटाइप. एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप. एग्जाम्पल, टॉल प्लांट विच जीनोटिपिकली मे बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहर से देखते ही, ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप. बाहर से देखते ही जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप. क्या बोलेंगे, फिनोटाइप. टॉल प्लांट विच जीनोटिपिकली मे बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. तो बाहर से देखते ही अपन ये बता दें कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते ही बता दें कि लंबापन लिए हुए है, ये बोनापन है, वो है फिनोटाइप. वो टर्म किस में आती है, फिनोटाइप, जेनेटिक्स की फिनोटाइप में आती है. नेक्स्ट है जीनोटाइप. जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप. तो देखिए अपन को पता है उसकी जेनेटिक जो स्टडी की जाती है वो किसके अंदर की जाएगी, जीनोटाइप. एग्जाम्पल, प्योर और होमोजाइगस टॉल एंड इम्प्योर और हेटेरोजाइगस टॉल. होमोजाइगस जो शुद्धता लिए हुए एकदम टोलर प्लांट हो वो होएगा कैपिटल टी, वो आएगा होमोजाइगस. और इम्प्योर अशुद्धता जिसमें लिए हुए हो वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो दोनों के करैक्टर रखता हो, लंबापन का और बोनेपन का, मतलब टॉलर एंड ड्वार्फिज्म दोनों, वो आता है जीनोटाइप. नेक्स्ट है डोमिनेंट कैरेक्टर्स. द कैरेक्टर्स विच
which express itself in F1 generation is called dominant character. क्या है? dominant characters. The characters which express itself in F1 generation. dominant character कौन से होंगे कि वो अपने आप के जो करेक्टर है वो F1 जनरेशन में शो करते हैं, वो होगा डोमिनेंट करेक्टर. कि द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, कि अपनी F1 जनरेशन में शो करते हैं, वो होगा डोमिनेंट करेक्टर. नेक्स्ट है रिसेसिव करेक्टर. द करेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव करेक्टर. कि वह करेक्टर जो क्या हो अपने आप को F1 जनरेशन में प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, क्या नहीं कर रहे हैं कि अपने आप के जो करेक्टर हैं वो F1 जनरेशन में प्रदर्शित नहीं कर पाए, तो वो क्या कहलाएंगे? रिसेसिव करेक्टर. नेक्स्ट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्स्टिट्यूटिंग करेक्टर is considered is called monohybrid cross. जैसे type of cross in which single constituting character, single constituting character मतलब जिस तरीके से अपन हाइट ले रहे हैं प्लांट की, है ना, सीड की टाइप ले रहे हैं, सीड के कलर ले रहे हैं, पोड का कलर ले रहे हैं, उनमें से कोई एक कॉन्स्टिट्यूटिंग करेक्टर ले रहे हैं, है ना, तो वो कंसिडर्ड होता है. उसमें ओनली उसी के बीच में अपन करवाएं, क्रॉस करवाएं, तो वो आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस. सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच टू कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो विपर्यासी लक्षणों के बीच जो क्रॉस कराया जाता है वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस. विपर्यासी करेक्टर कौन से? जिस तरीके से अपन फ्लावर ले लें या हाइट ले लें, उन दोनों के बीच में करवाएं, है ना, या फ्लावर का कलर और हाइट के बीच में करवाते हैं, तो वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच 3 कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. वैसे देखो नाम से शो है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो? 3 विपर्यासी लक्षण हो. 3 मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट हम आते हैं पॉली हाइब्रिड क्रॉस. कौन सी क्रॉस है? पॉली हाइब्रिड क्रॉस. सच टाइप ऑफ क्रॉस in which many constituting characters are considered is called polyhybrid cross. नाम से सो है कि एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारों के बीच में, है ना, 2 या 3 से ज़्यादा के बीच में क्या करवाएं? इन कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवाया जाए, वो आता है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस. सच टाइप ऑफ क्रॉस in which F1 generation is crossed with recessive parent called as test cross. क्या है कि इस टेस्ट में जो F1 जो जनरेशन मिलती है उसका क्रॉस अपन किससे करवाएं? उल्टा किससे करवाते हैं? पेरेंट से करवाते हैं, तो वो आता है टेस्ट क्रॉस में. किस में आता है? टेस्ट क्रॉस में आता है. नेक्स्ट आती है टर्म बैक क्रॉस. Such type of cross in which F1 generation is crossed with any one of a 2 parents called as back cross. Such type of cross, इस cross के अंदर क्या होता है कि F1 जनरेशन का जो cross है कि मतलब जो पीछे वाली जो पेरेंटल जनरेशन थी उनमें से क्या करवा दे? किसी एक के साथ में करवा लें. इसमें किसी एक के साथ में करवा लें. दोनों पेरेंट्स के बीच में मेल एंड फीमेल है तो उस बीच में किसी एक के बीच में करवा दे, वो आता है बैक क्रॉस. ओके. नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल क्रॉस. सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ए प्लांट इन कैपिटल टी मतलब डॉलर प्लांट इज कंसिडर्ड एज मेल. उसको किससे कंसिडर करते हैं? मेल पार्ट से. एंड बी प्लांट स्मॉल टी इन पेयरिंग ग्रुप इज कंसिडर्ड एज फीमेल. उसको अपन
स्मॉल टी को किससे कंसिडर्ड कर दें, फीमेल पार्ट से। एंड इन अनदर क्रॉस इफ ए प्लांट capital T is considered as female and B plant is considered as male, मतलब उनको उल्टा कर दे, मेल को फीमेल और फीमेल को क्या कर दें, मेल। तो वो जो क्रॉस होता है वो क्रॉस होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। पेरेंटल जनरेशन, नेक्स्ट टर्म आती है पेरेंटल जनरेशन। द प्लांट्स which are crossed to obtain the offspring called as parental generation। parental generation में देखिए अभी अब देखना एक बार कि द प्लांट विच द क्रॉस, प्लांट के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग, क्रॉस करवाया जाता है तब उनको क्या मिलेगी, ऑफस्प्रिंग कॉल्ड एज पेरेंटल जनरेशन। वो कौन सी जनरेशन होगी, वो पेरेंटल जनरेशन होगी। भाई पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग मिल रही है ना, और ऑफस्प्रिंग जो भी जिससे मिल रही है वो कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन। ओके, फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब F1 जनरेशन। द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड F1 जनरेशन। क्या बताया जाता है कि जो पेरेंटल जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग जो मिली है ना, वो जो जनरेशन है वो F1 जनरेशन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, F1 जनरेशन। नेक्स्ट देखना, सेकंड फिलियल जनरेशन F2 जनरेशन। द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2 जनरेशन। जो F1 जनरेशन अपन को मिली थी ना, किससे मिली थी, पेरेंटल जनरेशन से। कौन सी मिली थी, ऑफस्प्रिंग। अब ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन से अपन को जो मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन वो होगी F2 जनरेशन। ओके, नेक्स्ट देखना मोनोहाइब्रिड रेशियो। द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। देखना क्या बता रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड रेशियो किसको बोल सकते हैं अपन, कि द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। देखो कि जो मोनोहाइब्रिड रेशियो जो अपन क्रॉस करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड मतलब अपनी एक ही करैक्टर को लेकर के अगर क्रॉस करवाया है, वो रेशियो जो मिलेगा अपन को वो रेशियो मोनोहाइब्रिड रेशियो ही होगा। ओके, डाईहाइब्रिड रेशियो मतलब दो करैक्टर लेकर के क्या हो, टू करैक्टर के बीच में अगर आपने क्रॉस करवाया और उसका जो रेशियो मिलेगा ना, वो रेशियो कौन सा होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा, डाईहाइब्रिड रेशियो होगा। द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड ए डाईहाइब्रिड। हाँ, तो मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन कौन थे बेटा, कौन कौन थे, हुगो डे व्रीज कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड। कार्ल कोरेंस जर्मनी के, एरिक वॉन शर्मेक ऑस्ट्रिया के। ये तीनों साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मेंडलिज्म की क्या की थी, रीडिस्कवरी करने वाले थे, रीडिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट फिर अपने देखिए जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, जो अपने ये लॉज देंगे उससे पहले अपन को बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कुछ टर्म अपन ने देखे हैं, वो टर्म में कौन कौन सी टर्म आती है। तो जीन, जीन किसको बोलेंगे बेटा, जो एक ही करैक्टर को क्या करे बेटा, कंट्रोल करे, वो होता है जीन। और जीन शब्द देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, जॉनसन। जबकि फैक्टर किसने दिया था, मेंडल ने। एलोमॉर्फ या एलील किसको बोलेंगे बेटा, एलील मतलब जीन के ही एक ही करैक्टर को कंट्रोल करता है। भाई जीन के ही जो पार्ट होते हैं, टू पार्ट बनते हैं, वो पार्ट कौन से हैं, एलील में आता है। ठीक है, मतलब एक ही करैक्टर को, मतलब दोनों एलील को, दोनों ही एलील को, दोनों ही करैक्टर को कौन करे, एक ही जीन कंट्रोल करे, वो होता है बेटा एलील। जैसे टोलर है, ड्वार्फिज्म है। ओके, फिर है होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमोजाइगस में देखिए दोनों एलील, मतलब एक ही जीन के दोनों एलील, दोनों में क्या हो, समानता हो, तो वो हो गया होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी ले रहा है,
या स्मॉल टी ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं है ना। हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस इसमें जो जीन के जो एलील हैं वो आपस में क्या रखते हैं बेटा, डिसिमिलरिटीज रखते हैं, असमानता रखते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, साथ में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब टोलर और ड्वार्फिज्म एक साथ आ जाए तो वो होता है हेटेरोजाइगस। फिर था फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहर से दिखावट, मतलब बाह्य संरचना को देखते हुए, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हुए अपन बता दें तो वो कौन सा है, फिनोटाइप में। वो करेक्टर जो जिसमें आएंगे वो किस में आएंगे, फिनोटाइप में। जैसे अपन देखिए बता सकते हैं, जैसे कैपिटल टी की कैपिटल टी अपन कैसे बता सकते हैं, भाषा देखते बताइए, लंबापन लिए हुए है, बोनापन लिए हुए है। ओके, नेक्स्ट आती है जीनोटाइप, मतलब उसकी जेनेटिक स्टडी करने के बाद में पता चले, वो होती है जीनोटाइप। जब फिर उसको पता चले कि ये प्योर्ड टोलर है, ये इम्प्योर्ड ड्वार्फिज्म है, तो तब पता चले, वो होता है जीनोटाइप। फिर आता है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब जो पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस करवाया जाता है, उसके बाद में ऑफ स्प्रिंग जो मिलती हैं, वो कैरेक्टर जो पेरेंटल जनरेशन में भी था और किस में आ रहा है बेटा, F1 जनरेशन में भी आ रहा है, वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स। रिसेसिव कैरेक्टर जो पेरेंटल जनरेशन के बाद में जो ऑफ स्प्रिंग मिलती है, जो नेक्स्ट जो पीढ़ी मिलती है, जैसे F1 जनरेशन, फर्स्ट पीरियड जनरेशन, उसमें अगर अपने कैरेक्टर नहीं शो करता है, वो होता है रिसेसिव में के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसमें मतलब ओनली एक कैरेक्टर के बीच में, मतलब एक कैरेक्टर कौन सा, जो ओनली जो कॉन्स्ट्रक्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं, सिंगल कॉन्स्ट्रक्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं, उनमें उनके बीच में अगर क्रॉस होता वो होता मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और वो मतलब दो कैरेक्टर्स हो जाए, दो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स के बीच, मतलब दो विपर्यासी लक्षणों के अगर बीच में दो के बीच में क्रॉस करवा जाए तो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट आता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब तीन कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में अगर आपका क्रॉस करवाया जाए, वो क्रॉस कौन सा होगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। वो क्रॉस कौन सा होगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। फिर इसी में नेक्स्ट टर्म आती है पॉली हाइब्रिड, नाम से सो है, तीन से ज़्यादा कॉन्स्टेंट कैरेक्टर्स के बीच में क्या हो, दो या तीन से ज़्यादा हो, है ना, उनके बीच में अगर क्रॉस आए वो कौन सा क्रॉस होगा, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट देखा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या देखा कि जो पेरेंटल जनरेशन से जो F1 जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन मिलती है, तो F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवाते हैं, पेरेंटल जनरेशन में से एक का करवाते हैं, किसके साथ में, रिसेसिव पेरेंट जो है ना उसके साथ में अगर करवाते हैं वो होता है टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट आता है बैक क्रॉस। ये तो बात ठीक है कि पेरेंटल जनरेशन जो F1 जनरेशन जो मिलती है उसका जो क्रॉस अपने जो तो टू पेरेंट हैं उनमें से किसी एक के साथ में करवा लें तो वो आता है बैक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि अपने एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, फिर इनमें से क्या कर देता है कि जो नेक्स्ट जो जनरेशन मिलती है उसके बाद मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बना करके अगर क्रॉस करवाया जाए तो वो होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट टर्म आती है पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो कौन सी है, पेरेंटल जनरेशन। द प्लांट्स विच आर क्रॉस्ड टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड ए पेरेंटल जनरेशन। तो देखिए अपन को पता है क्रॉस के बाद में जो ऑप्टेन जो मिलती है अपन ऑफ स्प्रिंग मिलती है, ऑफ स्प्रिंग जिनसे अपन को मिलती है वो पेरेंटल जनरेशन आती है, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग मिलती है फर्स्ट वो होती है F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन के बाद में क्रॉस करवाया जाता है आगे तो वो F2 जनरेशन होती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी क्या होता है कि बेटा उसमें जो रेशियो जो ऑब्टेन किया जाता है मोनोहाइब्रिड मतलब ओनली एक कैरेक्टर को लेकर के जो रेशियो मिलता है, एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है, वो रेशियो जो मिलता है वो रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। नेक्स्ट आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड मतलब दो रेशियो, तो देखिए दो कैरेक्टर लेकर के उनके बीच में जो क्रॉस कराया जाता है और उसके बाद उन जो रेशियो मिलता है उसका रेशियो मिलता है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में आता है। ओके, डाईहाइब्रिड रेशियो। ये तो अपनी थी मेन बेसिकली जो
टर्म मानी जाती है जेनेटिक्स की, वो जब ये जेनेटिक्स की टर्म क्लियर हैं तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जब ये टर्म्स क्लियर होंगी तब ही आपको समझ आएगा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो अपन ने रीड कर लिया था, क्या क्या कर लिया इसमें अपन ने देख लिया था, क्या क्या देखा, मेंडलिज्म देख लिया। मेंडलिज्म के बाद में अपन ने कि जेनेटिक्स की टर्म देखे हैं। उससे पहले अपन ने कि उनके सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या था, वे सक्सेस। फिर दूसरी बात है कि ये पी प्लांट को सिलेक्शन क्यों किया था, तो वो भी अपन ने देखा था, है ना। फिर अपन ने ये टर्म देखने के बाद में अब मुझे पहले ये पता चल गया कि इनके रीडिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट भी रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी अपन ने ले ली है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। Mendel proposed some important laws through hybridization experiments on garden pea, which are called Mendel's law of inheritance। तो देखिए गार्डन पी पे क्या था, पी प्लांट पे क्या था। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए इनको ही अपन को पता है कि पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन करवा करके एक्सपेरिमेंट किया था किसने, मेंडल्स ने। और उन मेंडल्स को ने क्या नाम दिया था उनको, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। वो नेक्स्ट आगे देखें। लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए कल नेक्स्ट डे में स्टडी करें।